नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दिस इज एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह। आज हम प्रतिभा बैच में लीगल नोटिस पर चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ पढ़ें, मैंने क्या लिखा आपके लिए। हाउ टू ड्राफ्ट योर फर्स्ट लीगल नोटिस स्टेप बाय स्टेप। तो चूंकि प्रतिभा बैच नए लॉयर्स के लिए है और लीगल नोटिस के बगैर किसी भी लॉयर का जो प्रोफेशन है वो अधूरा माना जाता है। देखो भैया, इस लेक्चर में हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो लीगल नोटिस है उसका मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि हर नए एडवोकेट के लिए जो लीगल नोटिस है बेटा वो एक फाउंडेशनल स्किल मानी जाती है। मैंने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था तुरंत सक्सेस नहीं मिलता, तुरंत पैसा नहीं मिलता ना, उसके पीछे भागना है। हमें क्या कोशिश करनी है कि हम नई स्किल्स को सीख सकें, नई स्किल्स को जान सकें। तो जो लीगल नोटिस है वो कोई एक फॉर्मल लेटर नहीं है बल्कि वो किसी भी लिटिगेशन का, किसी भी मुकदमे का, किसी भी केस का फर्स्ट स्टेप माना जाता है। और मैं मानता हूं कि लीगल नोटिस से जो हमारा केस है मुकदमा है, उसकी जो पहली डायरेक्शन है बेटा वो तय होती है। और यह भी सही है कि अगर लीगल नोटिस बेहतरीन तरीके से ड्राफ्ट की गई है, कॉन्सेप्चुअली साउंड है, क्लियर है, तो वो किसी भी केस को कोर्ट जाने के पहले ही रिजॉल्व कर सकती है। और लीगल नोटिस पक्के तौर पर मैं ये कह सकता हूं अपने अनुभव से कि बहुत आसान है, एक अच्छी पहचान देती है, एक अच्छी सफलता देती है आपको। तो लीगल नोटिस के बारे में मैं जो समझाने जा रहा हूं उसे समझिए, उसे लिखिए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पर या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारा प्रतिभा लीगल बैच है बेटा, ड्राफ्टिंग को लेकर, एडवोकेसी को लेकर बेहतरीन बैच है। मैं मानता हूं, मैं कहता हूं कि जो भी एडवोकेट बार को ज्वाइन कर रहा है, बार को ज्वाइन करने वाला है, उससे जरूर प्रतिभा जैसे बैच से जुड़ना चाहिए बेटा। आपका बहुत लंबा कैरियर है, बहुत आगे जाना है। तो जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो कंटेम्प्रोरी अप्रोच है, बहुत डिटेल में हम प्रतिभा बैच में डील करते हैं। हमारा 1.0 बैच कंप्लीट हो चुका है, इसमें 2.0 बैच है। तो चलिए कुछ स्टेप में आपको समझाता हूं एक बेहतरीन लीगल नोटिस कैसे बनाई जा सकती है और हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना है। मैंने लिखा आपके लिए, अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द लीगल नोटिस। आपको समझना होगा आप लीगल नोटिस क्यों भेज रहे हो। खुद से तो भेजेंगे नहीं आप, आपका क्लाइंट आपके पास आएगा और वो आपको एक कारण बताएगा, वो आपको आधार देगा, कॉज ऑफ एक्शन देगा कि ये हुआ था और इसलिए हमें लीगल नोटिस भेजनी है। मैंने लिखा आपके लिए, आसान भाषा में लिखा, A legal notice is a formal communication sent to the opposite party informing them of a legal grievance and demanding the compliance within the specified time। तो भैया ये कोई नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है जो अपोजिट पार्टी को भेजा जा रहा है, जिसके खिलाफ भविष्य में मुकदमा करना है, मुकदमा हो सकता है। और ये एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है। हम उसे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि देखो भैया एक लीगल ग्रीवियंस उठा है, हमारे पास एक लीगल राइट था, आपके एक्ट की से, कंडक्ट की वजह से, ओमिशन की वजह से, डेक्लेरेशन की वजह से जो मेरा विधिक अधिकार है, जो मेरा लीगल राइट है वो वॉयलेट हो गया है और उसके वॉयलेशन से मेरे पास रेमेडी है आपके खिलाफ। तो मैं आपको लीगल नोटिस दे रहा हूं, अपने इंटेंशन को बता रहा हूं। तो ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है जो अपोजिट पार्टी को बेटा सर्व की जाती है। तो जब हम लीगल नोटिस को ड्राफ्ट कर रहे हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना है। मैंने लिखा आपके लिए, बिफोर ड्राफ्टिंग द लीगल नोटिस क्लियरली आइडेंटिफाई। क्या क्या आइडेंटिफाई करना है भाई? हमारे पास एक केस आया, हमारे पास कुछ तथ्य आए, हमें लीगल नोटिस ड्राफ्ट करनी है, हम बार को ज्वाइन कर रहे हैं, शुरुआती दौर है हमारी प्रैक्टिस का। तो हमें यह सीखना है कि लीगल नोटिस के लिए हमें सबसे पहले बेटा कॉज ऑफ एक्शन को देखना होगा। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन एक आधार होता है जो तथ्यों से निकल कर आता है कि भाई किसी व्यक्ति के पास लीगल राइट था, उसका वायलेशन हो गया है और वो चाहता है कि जो रेमेडी लॉ ने उसे प्रोवाइड की है वो उसे एक्सरसाइज करे। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे 2 लाख रुपए दे दें और मैं उस 2 लाख रुपए को 31 तारीख तक वापस कर दूंगा। 31 जनवरी 2026 तक ए ने बी से कहा कि भाई 2 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें 31 जनवरी तक वापस कर दूंगा। अगर नहीं देता है पैसा वापस,
ए बी को पैसा वापस नहीं देता है तो एक कॉज ऑफ एक्शन का जन्म होगा 1 फरवरी से। 31 जनवरी तक वेट करेगा बी, 1 फरवरी को रिकवरी ऑफ मनी के लिए उसे लीगल नोटिस भेजी जा सकती है कि भाई तूने मुझसे पैसा लिया था, तूने मेरी सर्विस ली थी, तूने भैया कहा था कि हम पैसा वापस कर देंगे, नहीं दे रहे हो तुम पैसा, तो ये लो लीगल नोटिस। अगर लीगल नोटिस के बाद भी तुमने मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मुकदमा करेंगे। तो कॉज ऑफ एक्शन हमारे लीगल राइट से जुड़ा है, आपके क्लाइंट के लीगल राइट से, वॉयलेशन से, रेमेडी से जुड़ा है। हम लॉ ऑफ टॉर्ट में कहते हैं यूबी जस्टिस रेमेडियम, जहां अधिकार है वहां रेमेडी जरूर होती है। तो कॉज ऑफ एक्शन आधार है, वो हमें तलाशना है, क्योंकि उसी के आधार पर हम लीगल नोटिस को ड्राफ्ट कर सकते हैं। दूसरा विषय बेटा रिलीफ क्लेम। तो जैसे कॉज ऑफ एक्शन है, तो कॉज ऑफ एक्शन बहुत कुछ हो सकता है। डिसऑनर ऑफ चेक का हो सकता है, एमएसएमई में हो सकता है डिसऑनर ऑफ चेक जो सेक्शन 138 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। एमएसएमई बेटा इसमें तो लीगल नोटिस का देना मैंडेटरी होता है। रिकवरी ऑफ मनी है, टेनेंसी का विवाद है, डिफेमेशन का विवाद है, मानते हैं मैंडेटरी है लीगल नोटिस देना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कॉपीराइट है, गवर्नमेंटल अथॉरिटीज जो होती हैं, सरकार से जुड़े जो मुकदमे होते हैं, सेक्शन 80 सीपीसी में आप पढ़ते हैं कि नोटिस देना है। तो ये सब कॉज ऑफ एक्शन है। लेकिन हमें जब कॉज ऑफ एक्शन को तलाशना है, आइडेंटिफाई करना है, तो उसके साथ बेटा हमें रिलीफ को भी तलाश लेना है, आइडेंटिफाई कर लेना है। हम पेमेंट ऑफ मनी के लिए लीगल नोटिस सर्व करते हैं, उस मनी पर जो इंटरेस्ट है, जो बकाया है इंटरेस्ट बेटा, ब्याज, उसके लिए हम लीगल नोटिस सर्व करते हैं। हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए लीगल नोटिस को सर्व करते हैं, कंपनसेशन मांगने के लिए, डैमेजेस मांगने के लिए, सीज एंड डेजिस्ट के लिए कि भैया जो वायलेशन कर रहा है हमारे लीगल राइट का, हम लीगल नोटिस से कहते हैं भैया रुक जा, सीज एंड डेजिस्ट। कॉपीराइट में बेटा हम करते हैं, पेटेंट में करते हैं। अपोलॉजी जैसे डिफेमेशन है, तो हमारी रिलीफ सबसे पहले क्या होती है कि आप हमसे पब्लिकली माफी मांगिए। तो कॉज ऑफ एक्शन का पहचानना, रिलीफ का पहचानना ही लीगल नोटिस की आत्मा है, लीगल नोटिस का आधार है। whether notice is statutorily mandatory एग्जांपल सेक्शन 80 सीपीसी 138 जो मैं आपको बता रहा था। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर बिना लीगल नोटिस दिए हम मुकदमा कर ही नहीं सकते हैं। तो सेक्शन 80 सीपीसी है, 2 महीने की बात करता है। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बेटा, जो चेक डिसऑनर का केस है। इसी के साथ जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से जुड़े कॉज ऑफ एक्शन, उसमें लीगल नोटिस देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये पॉइंट नंबर 1 है कि ड्राफ्टिंग के पहले हमें कॉज ऑफ एक्शन, रिलीफ को और जो मैंडेटरी नेचर है उसे आइडेंटिफाई कर लेना है। दूसरा विषय क्या है, दूसरा पॉइंट क्या हमें ध्यान देना है, क्या हमें सीखना है? टेक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्लाइंट। आपका क्लाइंट आपके पास आया, उसने कहा कि सर हमें लीगल नोटिस सर्व करनी है, तो मैं ये मानता हूं और मैं ये सिखाता भी हूं प्रतिभा बैच में कि आप अपने क्लाइंट से रिटन इंस्ट्रक्शन लीजिए, ओरल वर्बल मत लीजिए, क्योंकि फिर आपका क्लाइंट आपके ऊपर आरोप लगाएगा कि मैंने तो आपसे कुछ और कहा था, मैंने तो आपको कुछ और डिटेल दी थी। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लेना है। आप देखिए मैंने आपके लिए क्या लिखा। कलेक्ट द फॉलोइंग डिटेल्स, फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द क्लाइंट, जो आपका क्लाइंट है जिसके बिहाफ पर आप लीगल नोटिस सर्व कर रहे हैं। करेक्ट डिटेल्स ऑफ द अपोजिट पार्टी, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल, उसका एड्रेस, उसके फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करें, एड्रेस डिटेल, डेट वाइज फैक्ट्स एंड इवेंट, क्योंकि क्रोनोलॉजी में आपको अपने लीगल नोटिस में फैक्ट्स देने हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2025 पहले बता दें, 2026 बाद में बताएं, फिर 2020 पर चले जाएं, फिर 2014 पे चले जाएं। नहीं, आपको अपने क्लाइंट से क्रोनोलॉजी में फैक्ट्स को समझना है और लीगल नोटिस में क्रोनोलॉजी में ही बेटा जो तथ्य हैं उसे मेंशन करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ही तो है, ये एविडेंस ही तो है जिसके आधार पर आप कहेंगे कि मेरे पास एक लीगल राइट था और अपोजिट पार्टी के एक्ट की वजह से, ओमिशन की वजह से, डिक्लेरेशन की वजह से वॉयलेट हुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका भी एंडोर्समेंट हमारे लीगल नोटिस में रहना चाहिए। लिमिटेशन पीरियड इन्वॉल्व, देखिए
आपको पता भी होगा, आपने लिमिटेशन एक्ट पढ़ा भी होगा कि हर कॉज ऑफ एक्शन का एक लिमिटेशन पीरियड होता है। क्लाइंट आया आपके पास और क्लाइंट ने कहा कि हमारा ये कॉज ऑफ एक्शन है, लीगल नोटिस दे दीजिए। वकील तो आप हैं, आशा तो आपसे की जाती है कि आपको लिमिटेशन पीरियड की जानकारी होगी, क्योंकि अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर कर गया है तो फिर लीगल नोटिस का मतलब क्या? क्योंकि भाई लीगल नोटिस का यही ना मतलब है कि आप अगर हमारी बात नहीं मानोगे, हमारी रिलीफ नहीं दोगे, हमारे कहने से काम नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ मुकदमा करेंगे। तो मुकदमा तो हो ही नहीं सकता। तो हमें एज एन एडवोकेट, एज एन गुड एडवोकेट, हर कॉज ऑफ एक्शन का लिमिटेशन पीरियड पता होना चाहिए। याद कर लो और लिख लो एक जगह, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रिकवरी ऑफ मनी बड़ा कॉमन होता है लीगल नोटिस के लिए। हम कहते हैं रिकवरी ऑफ मनी के लिए जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उसके 3 वर्ष के अंदर मुकदमा हो जाना चाहिए। पता चला 5 साल के बाद आप लीगल नोटिस भेज रहे हो, कोई मतलब नहीं, मुकदमा हो ही नहीं सकता। चेक बाउंस का केस हम लोग 30 दिन प्लस 15 दिन ऐसे टोटल 45 दिन लेके चलते हैं। तो हमें देखना है ना कि 45 दिन का लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हुआ है कि नहीं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, हम कहते हैं साहब 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है। उसके बाद ये जो कंज्यूमर डिस्प्यूट होते हैं 2 साल का लिमिटेशन। ऐसे हर कॉज ऑफ एक्शन का लिमिटेशन पीरियड होता है। तो उस लिमिटेशन पीरियड को हमें बहुत ही ध्यान से समझना है। वो कब समझेंगे? जब हम कॉज ऑफ एक्शन को समझेंगे और जब ये सारी डिटेल हम अपने क्लाइंट से लेंगे। और कोशिश करिए क्लाइंट से कहिए लिख के दे दो, ईमेल कर दो, तो एक तो आप गड़बड़ी नहीं करेंगे, गलत डिटेल नहीं डालेंगे और बाद में आप किसी तरीके का क्लाइंट आरोप नहीं लगा सकता। तो भैया नियम क्या है, मैंने क्या लिखा रूल? नेवर ड्राफ्ट अ नोटिस ऑन एजम्पशन और इनकम्प्लीट फैक्ट। आपको क्या लगता है? इट इज नॉट मटेरियल। जो है वास्तविक स्थिति उसी के आधार पर लीगल नोटिस बनेगा। और बेटा कभी भी इनकम्प्लीट फैक्ट्स के साथ लीगल नोटिस आप ड्राफ्ट करोगे तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। और आपको सफल वकील बनना है, आपको टाइम पास वकील नहीं बनना है, आपको वन टाइम वकील नहीं बनना है। किसी तरह कुछ दे दो, 1000, 2000, 5000 मिल जाए, नहीं। आपको अपना नाम बड़ा करना है, नाम के साथ विश्वास जोड़ना है। इसलिए इनकम्प्लीट फैक्ट के साथ बेटा लीगल नोटिस को ड्राफ्ट नहीं करना। तीसरा विषय क्या है? यूज एडवोकेट लेटर हेड। बेटा सादे कागज, कोरे कागज पर मत करो। आप ईमेल से भेज रहे हो, इन पर्सन भेज रहे हो, पोस्टल RMAP जो होता है उससे भेज रहे हो, आपको अपने लेटर हेड का इस्तेमाल करना है। बनवा लो, 200-500 रुपया लगेगा, जिंदगी भर वो काम आएगा। तो लेटर हेड का इस्तेमाल जरूर करना है। इसी पर लीगल नोटिस जानी चाहिए। मैंने क्या लिखा? द नोटिस शुड बी इशूड अपॉन द एडवोकेट ऑफिशियल लेटर हेड, जिसमें आपकी सारी जानकारी रहेगी। आपका एनरोलमेंट नंबर रहेगा, आपका ऑफिस एड्रेस रहेगा, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल रहेगा, डेट ऑफ इशुएंस रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप अपोजिट पार्टी को अपने क्लाइंट के बिहाफ पर लीगल नोटिस देते हैं तो ज्यादातर केसेस में जो अपोजिट पार्टी है बेटा वो आपसे ही बात करती है, आपको ही एड्रेस करती है, आपको ही जवाब देती है। कहां देगी वो जवाब? और एक बार जब आपका अच्छा नाम बन जाएगा, आपके लीगल नोटिस से मैसेज चला जाता है कि अरे नहीं यार वो वकील साहब बहुत अच्छे हैं, बड़े क्रेडिबल वकील साहब है, बड़ी साउंड प्रैक्टिस है। दैट विल टेक टाइम, लेकिन मैं बता रहा हूं जरूरत क्यों है। तो आपको लीगल नोटिस अपने लेटर हेड पे ही इशू करना है, क्योंकि इससे लीगल नोटिस की जो ऑथेंटिसिटी है बेटा और जो लीगल वेटेज है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्ट क्लियर सब्जेक्ट लाइन। आपको बिल्कुल शुरू में ये बता देना है कि ये डिफेमेशन के लिए आप लीगल नोटिस दे रहे हैं, रिकवरी ऑफ मनी के लिए दे रहे हैं, चेक बाउंस के लिए दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं। तो जो आपका इंटेंशन है, जो आपके लीगल नोटिस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में तो हम लिखते हैं लेकिन बिल्कुल ऊपर लिख दीजिए लीगल नोटिस फॉर डिफेमेशन। दिस सब्जेक्ट मस्ट क्लियरली डिस्क्लोज द पर्पस ऑफ द नोटिस। आप कहेंगे अगर हम ना लिखें सब्जेक्ट तो क्या लीगल नोटिस का पर्पस रियलाइज नहीं किया जा सकता? नहीं, किया तो तब भी जा सकता है, लेकिन किसी काम को अगर बेहतर तरीके से किया है तो आप एक बेहतर अधिवक्ता माने जाते हैं। तो जो आपका सब्जेक्ट है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एपेरेंट वे में बेटा बताएगा कि आप किस कॉज ऑफ एक्शन के लिए लीगल नोटिस दे रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए लीगल नोटिस फॉर द रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जैसे हम चार्ज फ्रेमिंग करते हैं तो चार्ज फ्रेमिंग में हम क्या कहते हैं कि जो आरोप है अभियुक्त के ऊपर बता दो क्लियरली,
एक अपराध एक चार्ज, दूसरा अपराध दूसरा चार्ज। तो बिल्कुल लीगल नोटिस में भी उसी फंडामेंटल को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। क्यों दे रहे हैं वो बता दीजिए। तो जो सब्जेक्ट लाइन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये चौथा रूल है एक बेहतर लीगल नोटिस के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई। ओपनिंग पैराग्राफ जो लीगल नोटिस है बेटा, जिसे हम अथॉरिटी क्लॉज कहते हैं, वो कैसे शुरू होगा। शुरुआती दौर में आप याद कर लो, बाद में आपको आदत पड़ जाएगी। हमेशा आपको लिखना है द लीगल नोटिस मस्ट बिगिन विद अंडर इंस्ट्रक्शन एंड ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट सो एंड सो आई हियर बाई सर्व अपॉन यू द फॉलोइंग लीगल नोटिस। आप तो दे नहीं रहे, आपका थोड़ी ना कॉज ऑफ, आपके क्लाइंट का कॉज ऑफ एक्शन है। आप क्यों जिम्मेदारी लेंगे। आपका क्लाइंट सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, आप कहेंगे कि भैया मैं अपने क्लाइंट जिसका आप नाम बता रहे हो उसके बिहाफ पर ये लीगल नोटिस दे रहा हूं। ये मैंडेटरी है, ये आपको सीखना है, इसे याद कर लो, इसका रट्टा मार लो कि भाई इससे ही हमारी लीगल नोटिस की शुरुआत होगी। क्योंकि जो ये अथॉरिटी क्लॉज है, इट एस्टैब्लिशेस दैट द नोटिस इज सेंट थ्रू लीगल काउंसिल। आपने ऐसे ही भेज दिया तो पता चलेगा अरे नहीं, इसमें कोई एडवोकेट नहीं इन्वॉल्व है। लेकिन जब आप इस तरीके से करते हैं अंडर द अथॉरिटी ऑफ माय क्लाइंट, तो पता चलता है ओ वकील साहब इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये ओपनिंग पैराग्राफ है, इसी के साथ आपके लीगल नोटिस की शुरुआत होनी चाहिए। नैरेशन ऑफ फैक्ट, जो भी तथ्य हैं, क्योंकि भैया तथ्य है तभी तो कॉज ऑफ एक्शन है, तभी तो मुकदमा है, तभी तो लीगल राइट है, वॉयलेशन है, रेमेडी है, सब कुछ तो बेटा तथ्य है। तथ्य ही बताना है, तथ्य से ही डराना है। लीगल नोटिस क्या है, आप डरा रहे हो, अगर आपने ये बात नहीं मानी तो हम मुकदमा कर देंगे। तो सवाल ये है, ये जो नैरेशन ऑफ फैक्ट है ये कितना महत्वपूर्ण है बेटा, ये क्रोनोलॉजी में सेट करना है। मैंने आपके लिए लिखा राइट फैक्ट इन नंबर्ड पैराग्राफ। आप बेटा पैराग्राफ राइटिंग करो, एक बार शुरू की और सब कहानी लिख दी ना। आप बेटा बुलेट पॉइंट्स में बनाओ, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाओ, पढ़ने में आसानी होती है, अच्छी लीगल नोटिस मानी जाती है। तो और जब कल को मुकदमा होगा तब भी आप रेफरेंस ले सकते हैं कि साहब उस पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 7, पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 5 में ये बात लिखी हुई थी। तो जो भी फैक्ट्स हैं बेटा उसे नंबर्ड पैराग्राफ में आपको लीगल नोटिस में शामिल करना है। बिल्कुल क्लैरिटी और ब्रेविटी के साथ, कहानी नहीं परोसनी है, बिल्कुल तथ्यात्मक बात करनी है, सबूतों के आधार पर करनी है जो आपने एंडोर्समेंट में लगाया है, एविडेंस। अवॉइड एक्सेजरेशन और द इमोशनल लैंग्वेज, कोई बेटा तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं करना, भावनात्मक बात नहीं लिखनी। उदाहरण के लिए दैट ऑन 12th of April 2024 you entered into an agreement with my client। अच्छा, मैं 12 अप्रैल 2024 को लीगल नोटिस से, अपोनेंट कह रहा है हाँ ये बात तो सही है, एग्रीमेंट तो हुआ था। दैट डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट यू फेल्ड टू डिस्चार्ज योर लायबिलिटी। अच्छा, मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है कि मैंने अपने एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया। तो ये जो नैरेशन ऑफ फैक्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बेटा एक क्लैरिटी आती है, ये एक अंडरस्टैंडिंग को जन्म देता है दोनों ही पार्टी के बीच, जो सर्व कर रहा है, जो लीगल नोटिस को रिसीव कर रहा है, और जो कॉज ऑफ एक्शन है। अगर हमने नैरेशन ऑफ फैक्ट अच्छे ढंग से किया है तो जो कॉज ऑफ एक्शन है वो क्लियरली स्टैब्लिश हो जाता है, क्योंकि जो फ्यूचर लिटिगेशन है उसका सेप है लीगल नोटिस। फ्यूचर लिटिगेशन में भी हम उन्हीं तथ्यों की बात करेंगे, जैसे चार्जशीट होती है, केस डायरी होती है, तो जब मुकदमा चलता है तो हम रेफरेंस लेते हैं ना, जो एफआईआर का कंटेंट होता है। तो नैरेशन ऑफ फैक्ट अगर बेहतर ढंग से क्लैरिटी ब्रेविटी के साथ है, क्रोनोलॉजिकली है, तो बेटा जो फ्यूचर लिटिगेशन हम करेंगे उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि अपोजिट पार्टी की लायबिलिटी तो इसी से निकल के आ रही है। और आप ये समझिए, अगर हमने फैक्ट्स को सही तरीके से नैरेट किया तो जो सेटलमेंट है वो भी बढ़ जाता है, उसके जो चांसेस हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी मुकदमा ही हो, लीगल नोटिस मिले सामने वाला का अरे नहीं यार बहुत बढ़िया तरीके से लीगल नोटिस है, और इससे तो यही स्टैब्लिश हो जा रहा है कि हम गड़बड़ हैं। तो जो सेटलमेंट है, मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन है, कंसिलेशन है, समझौता है, संवाद है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। आपका नाम होगा, देखो यार वकील साहब ऐसे लीगल नोटिस ड्राफ्ट किए कि सामने वाला पहले ही डर गया, है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6, नरेशन ऑफ फैक्ट क्रोनोलॉजिकली। 7th पॉइंट, लीगल लायबिलिटी ऑब्लिक ब्रीच। भैया लीगल लायबिलिटी की बात करनी है। क्लियरली स्टेट हाउ द अपोजिट पार्टी इज लीगली लाइबल। उदाहरण के लिए भाई हमें बताना है कि तुम जिम्मेवार हो,
यही बताना है, आरोप ही तो है। उदाहरण के लिए, योर एफर्ट सेड एक्ट कॉन्स्टिट्यूट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आर एक्शनेबल अंडर द लॉ। तो हमने भैया एक्ट की बात बता दी कि अपोजिट पार्टी के किस एक्ट से हमारे क्लाइंट का लीगल राइट वॉयलेट हुआ, और हमने ये भी बता दिया कि ये जो तुम्हारा वॉयलेशन है, ये जो एक्ट है तुम्हारा, ये एक्शनेबल है, इसके लिए हमारे पास रेमेडी है, ये बताना जरूरी है ना भाई। लीगल नोटिस में लायबिलिटी का रोल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लायबिलिटी ही केस के फैक्ट को लॉ से जोड़ रही है। अगर हम लायबिलिटी की बात ना करें तो बहुत सारे फैक्ट होते हैं, लेकिन कोई ना कोई फैक्ट किसी लॉ से जुड़ा है, इसीलिए तो हम लीगल नोटिस दे रहे हैं। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि अपोजिट पार्टी किस तरीके से लीगली लायबल है, यह हमारे फैक्ट्स को, हमारे केस के फैक्ट को किसी न किसी लॉ से जोड़ रहा है, विधि से जोड़ रहा है, क्योंकि अपोजिट पार्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसी लीगल लायबिलिटी और उसके ब्रीच से बेटा जुड़ी है, और आगे का जो पूरा लीगल एक्शन है वो इसी बेस पर टिका है। Avoid unnecessary citation of sections unless legally required। भाई लॉ है, लॉ में बहुत सारे प्रोविजन है, आपके कॉज ऑफ एक्शन से कोई लॉ जुड़ा है, इसका क्या मतलब है सब लिख देंगे? नहीं, जो रेलिवेंट है वो लिखेंगे। जो मतलब एलएलबी का एग्जाम थोड़ी ना है कि कोई लॉ जुड़ा है, टीपीए जुड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जुड़ा है, रजिस्टर कुछ भी जुड़ा है तो हमने सब कुछ लिख दिया। नहीं, ये हमें एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में पहचान करनी है कि कौन से प्रोविजंस महत्वपूर्ण हैं। केवल उन प्रोविजंस को हम रेफर करेंगे तो लीगल लायबिलिटी भी लीगल नोटिस का इंटीग्रल पार्ट होती है। स्पेसिफिक डिमांड रिलीफ सॉट, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि भाई लीगल नोटिस का मतलब ही यही है कि भैया मेरा राइट वायलेट हुआ, हमको तुमसे ये रिलीफ चाहिए, हमारी ये प्रेयर है, नहीं मानोगे हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे। तो ये जो रिलीफ है इसके बिना तो लीगल नोटिस का कोई मतलब नहीं। तो हमेशा बेटा एग्जैक्ट अमाउंट और रिलीफ आपको मेंशन करना है, टाइम पीरियड देना है कि इस लीगल नोटिस की रिसीविंग के 7 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर। हाउएवर मैं मान के चलता हूं 15 दिन इज मोर देन एनफ, तो या तो आप 7 दिन दे दो या तो 15 दिन दे दो, है ना। तो 15 दिन बहुत है कंप्लायंस के लिए। जो लीगल नोटिस में आरोप है, जो लीगल नोटिस में रिलीफ क्लेम की गई है, तो ये आपको नेचर ऑफ द केस पर देखना है कि क्या, तो ये बताना बड़ा जरूरी है कि कितने, अगर आपने इस लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया, हमारी बात नहीं मानी, तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, तो बताओगे ना। तो अमाउंट बता दो, जो रिलीफ मांग रहे हो वो बता दो, जो भी रिलीफ हो, मैंने कहा अपोलॉजी, माफी मांगो। तो इस 15 दिन के अंदर इस लीगल नोटिस की आपको हमसे माफी मांगनी होगी पब्लिकली, सोशल मीडिया पे, जहां पर आपने हमारे खिलाफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट पास किया। एंड मोड ऑफ पेमेंट, एक्शन रिक्वायर्ड, तो ये जो भी रिलीफ है आपको बताना है। पैसे, रुपए, रिकवरी ऑफ मनी से जुड़ा लीगल नोटिस है, तो बताओ हमारे इस खाते में पैसा डालो, है ना। एग्जाम्पल, जब हम रिलीफ मांग रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे? यू आर हियर बाई कॉल्ड अपॉन टू पे अ सम ऑफ 5 lakhs विदिन 15 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ दिस नोटिस। आपने नोटिस बनाई, आपने उसको भेजी, जिस दिन उसको रिसीव हुई, ईमेल पे भेजोगे तो तुरंत रिसीव हो जाएगी, उसके पते पे भेजोगे तो जिस दिन वो डिलीवर हो रहा है उस दिन से 15 दिन के अंदर आपको 5 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। तो 5 लाख रुपए आप न्यूमेरिकल में भी लिखते हैं, उसके बाद वर्ड्स में भी लिख देते हैं, जस्ट टू हैव मोर क्लैरिटी, ठीक है। तो ये तरीका है बेटा अपनी स्पेसिफिक डिमांड को पुट करने का। द सेकंड लास्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 9, कंसीक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस। स्टेट कंसीक्वेंस इन अ प्रोफेशनल मैनर। आपने कहा ये हमारा राइट था, ये वॉयलेशन था, ये हम आपसे रिलीफ मांग रहे हैं, सारे सबूत वगैरह हमने लगा दिए हैं, फेलिंग विच, अगर आप नहीं मानेंगे, देन माई क्लाइंट शैल बी कॉन्स्टेंट टू इनिशिएट एप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग एट योर रिस्क एज टू द कॉस्ट एंड कंसिक्वेंसेस। तो ये आपको बताना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो हम करेंगे मुकदमा और आपके कॉस्ट पर, कंसिक्वेंस के लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। डू नॉट मेक थ्रेट और एश्योरेंस ऑफ अरेस्ट और कन्विक्शन। भैया अब उसको धमकी नहीं देना। लीगल नोटिस में लोग धमकी देने लग जाते हैं कि अगर नहीं तुम्हारी जेल पक्की है, तुम्हें हम देख लेंगे, कोर्ट तुमको नहीं छोड़ेगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? निर्लज। अरे भैया ये कोई घरेलू पत्राचार थोड़ी ना है, आप लीगल नोटिस दे रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल सर्विस में हैं, बेहतरीन प्रोफेशन में हैं, तो आपकी जो लैंग्वेज है वो एग्जेजरेशन से, इमोशन से, थ्रेट से, अब्यूज से दूर रहनी चाहिए, है ना। कोर्ट आपको निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगी, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कंसीक्वेंस में हमें थ्रेट नहीं देना,
अरेस्ट वगैरह, कन्विक्शन, अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, कह देना है कि भैया तेरी जिम्मेदारी है। और अंतिम बेटा कॉन्क्लूजन एंड सिग्नेचर, बिना सिग्नेचर के लीगल नोटिस मत दीजिए, अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर जरूर दीजिए, और अगर आपके ऑफिस चैम्बर की सील है जरूर लगाइए, क्योंकि इसके बिना आपकी लीगल नोटिस हमेशा अधूरी रहती है। तो अगर आप बेटा अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, थ्रेटनिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये गलत माना जाता है। अगर आपकी डिमांड वेग है, अनक्लियर है, तो ये कॉमन मिस्टेक है जिसे आपको अवॉइड करना है। अगर आप बहुत ज्यादा लीगल प्रोविजन डालते हैं तो आपकी लीगल नोटिस अच्छी नहीं मानी जाती है। आपसे क्लाइंट ने कहा, आप उसे वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, अरे भैया एक बार वेरीफाई कर लो। क्लाइंट तो कुछ भी कह देगा, कोई भी कहानी बता देगा, कोई भी डॉक्यूमेंट की बात करेगा, आप कहे तो दे दो। तो आपको एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में जो क्लाइंट कह रहा है उसे वेरीफाई भी कर लेना। हाँ भाई दिखा दो कौन सा ट्रांजैक्शन है, कौन सा एग्रीमेंट है, कौन सा रजिस्ट्रेशन डिटेल है, कौन सा बैंक अकाउंट है, वगैरह वगैरह वगैरह, कौन सा सोशल मीडिया पोस्ट है, आईपीआर का वायलेशन है तो आईपीआर का रजिस्ट्रेशन कहां है। और इमोशनल और आर्गुमेंटेटिव टोन नहीं रखनी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो पक्के तौर पर बेटा हम एक बेहतर लीगल नोटिस को ड्राफ्ट कर सकते हैं। थोड़ा दिन लगेगा, 2-4 महीने लगेगा, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करो। प्रतिभा में मैं खूब सारे लीगल नोटिस से जुड़े फैक्ट्स देता हूं, सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, टैक्स, आईपीआर, डिफेमेशन, है ना। और बच्चों से कहता हूं करो, अच्छा करोगे बुरा करोगे मैं रिव्यू करूंगा। तो एक 2 मिनट की समरी देता हूं, इस 2 मिनट की समरी से पक्के तौर पर बेटा आप इतने तैयार होंगे जो सालों की प्रैक्टिस से नहीं हो सकती, है ना। क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं है ना जिला कचहरी में, हाई कोर्ट में। 2 मिनट समरी। लीगल नोटिस लिटिगेशन का पहला स्टेप होता है, पॉइंट नंबर 1, इसका पर्पस अपोजिट पार्टी को फॉर्मल लीगल वार्निंग देना है। वार्निंग मतलब एक डेटरेंस क्रिएट करना है कि नहीं मानोगे तो कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाने से पहले लीगल नोटिस लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर सेटलमेंट प्रोवाइड करती है। ड्राफ्टिंग से पहले लीगल नोटिस के कॉज ऑफ एक्शन और लिमिटेशन पीरियड चेक करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्लाइंट से कंप्लीट इंस्ट्रक्शन और डॉक्यूमेंट लेना बहुत जरूरी है। उसे वेरीफाई करिए जो क्लाइंट आपसे कह रहा है। लीगल नोटिस हमेशा एडवोकेट के लेटर हेड पर इशू होता है, उसे कोरे कागज पर A4 पर मत भेजिए, अपने लेटर हेड का इस्तेमाल करिए। लीगल नोटिस में बेटा जो सब्जेक्ट लाइन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। आप किस कॉज ऑफ एक्शन पर भेज रहे हैं, आपको फैक्ट्स को क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज सेट करना है। लीगल नोटिस में आपको फैक्ट के बाद जो लीगल लायबिलिटी है, जो ब्रीच है बेटा, उसे क्लियरली मेंशन करना है, उसके बिना तो नोटिस अधूरी है। और जो रिलीफ है, जो लॉफुल और टाइम बाउंड होनी चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। डराना नहीं, धमकाना नहीं, गाली गलौज नहीं करना, आपको लॉ के साथ एक बेहतर लीगल नोटिस भेजनी है। तो आप ये समझिए कि इस तरीके से एक बेहतर लीगल नोटिस तैयार की जा सकती है। कुछ दिनों की बात है, एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर नाम कमाओ, पैसा कमाओ। तो ये प्रतिभा 2.0 का आप देख रहे हैं मॉड्यूल है, हम किस तरीके से प्रतिभा 2.0 में पढ़ाते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं एप्लीकेशन में हमारे पास समय है, एप्लीकेशन में हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, तो बेहतर तरीके से डायलॉग होता है, बेहतर तरीके से एक्सरसाइज होती है। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करूंगा प्रतिभा 2.0 बैच में। बेटा लीगल नोटिस में इतना ही, फिर मैं आऊंगा, फिर एक नए सब्जेक्ट की चर्चा करूंगा। वो क्रिमिनल लॉ से जुड़ा होगा, वो सिविल लॉ से जुड़ा होगा, और ऑब्जेक्टिव केवल एक है कि आपको एक बेहतर अधिवक्ता बनाया जा सके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।